गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। यह हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। कैपेसिटर से पहले हम जानकारी लेंगे कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर क्या है और डाइलेक्ट्रिक क्या है। कंडक्टर वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्टर। दोज मटेरियल through which electricity do not pass, which are not good conductor of electricity, are called insulator. Dielectric, these are the material which are also insulator. They do not conduct electricity, but on applying external electric field, the induced charges are produced on the surfaces of the material, are called dielectric. थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करें, देखें। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स के वैलेंसी सेल में, मान लीजिए ये वैलेंसी सेल है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही है, ये 3 खाली हैं। यानी ऐसी मटेरियल जिनके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आधे से भी कम हो, ऐसे मटेरियल जो हैं दे आर फाउंड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो अच्छे कंडक्टर साबित हुए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक है, इसको 3 की जरूरत है। या तो इसको कोई 3 दे दे तब तो ठीक है, अगर 3 नहीं मिलते हैं तो ये एक अकेला जो है ये फ्री रहता है घूमने के लिए, इधर उधर घूमता रहता है। तो ऐसे मटेरियल जो है उनको गुड कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल है उसके कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। इन केस ऑफ इंसुलेटर, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में भी सेम ऐसा चीज है कि अगर एटम है तो इसके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो 4 के 4 अगर पूरे उपलब्ध हैं, उसके पास हैं, इसको किसी बाहर से किसी की जरूरत नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और 4 इसके पास हैं, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम इंसुलेटर। तीसरे आते हैं आपके पास, मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कैसे मटेरियल है, वो भी इंसुलेटर है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो वो कंडक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इनको फिर इंसुलेटर क्यों नहीं बोलते? इसलिए क्योंकि इनके एक गुण है कि डाइलेक्ट्रिक तो वैसे इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मान लीजिए आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, दिस इज ए इंसुलेटर बेसिकली, लेकिन जब बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो इसके सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके चार्ज जो सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। हमारी डेफिनेशन ये बनती है फिर कंडक्टर के लिए, द मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। The material which do not conduct electricity are called insulator. Dielectric, the materials which do not conduct electricity but on applying external electric field induced charges produced on its faces. Next topic है behavior of conductor in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक रेज जो निकलेंगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसके बीच में अगर आप कोई कंडक्टर रख देते हैं, मान लीजिए कंडक्टर मैंने कोई लोहे का पीस रख दिया, तो होगा क्या कि जैसे यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है ये पॉजिटिव से जैसे यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से निकलेंगी, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। और क्योंकि आपने बोला क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही कंडक्टर को आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में रखेंगे, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे। तो इस मटेरियल के अंदर की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये साइड सारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इस साइड आ गए, तो ये साइड सारी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा अंदर की तरफ और इस साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा कंडक्टर में। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलती है, कहाँ सेटअप होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी अंदर की तरफ। अब आप देखें
कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी वो इस डायरेक्शन में थी, जैसे वो यहाँ एंटर करेगी और इस तरफ आएगी, यहाँ निकलेगी, तो आप देखेंगे कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है वो इस डायरेक्शन में हुई है। तो अंदर वाली जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बाहर वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ होगी, यहाँ भी होगी, लेकिन अंदर नहीं होगी, क्योंकि अंदर ये वाली बाहर वाली जैसे इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये वाली इस डायरेक्शन में जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो हम ये बोलते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी मैं यहाँ लिख देता हूँ, द इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी तो नॉर्मली एंटर करेगी, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस हो तो यहाँ पे 90 डिग्री पे एंटर करेगी, अगर ये है तो यहाँ पे ये ऐसे एंटर करेगी 90 डिग्री पे, जब बाहर निकलेगी तब भी 90 डिग्री पे निकलेगी, जहां सरफेस का 90 डिग्री बन रहा है वैसे निकलती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी कंडक्टर में एंटर करेंगी तब भी नॉर्मली करेंगी, और अगर उससे बाहर निकलेंगी तब भी नॉर्मली निकलेंगी। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी से ये क्लियर होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कंडक्टर की। जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि उसके अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कैंसिल कर देगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब है कि अंदर चार्ज नहीं होगा। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, द एक्वायर्ड चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर नहीं रहता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी अंदर चार्ज जीरो। द एक्वायर्ड चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज देंगे तो चार्ज उसके अंदर नहीं रहेगा, बल्कि चार्ज हमेशा उसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है द एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर की जो बॉडी है सारी की सारी, उसका पोटेंशियल सेम होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलती थी, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यानी अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज है जीरो, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज जीरो है, तो जब चार्ज जीरो हुआ तो पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वर्क डन तो होगा नहीं, अंदर चार्ज ही नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे वर्क डन जो है जीरो आ रहा है, यानी पोटेंशियल यहां पे क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि हमने ये पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो तब भी जो वर्क डन करना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो भी क्या आता है, वो भी आपके पास जीरो आता है। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन जीरो आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो वर्क डन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है यानी फोर्स जीरो है, तो फोर्स ही जीरो नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा, तो वर्क डन आपके पास जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो कंडक्टर है उसकी पूरी बॉडी पे कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर इज E is equal to sigma upon epsilon naught, where sigma is the surface charge density। किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से दी जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये सरफेस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, और इस चार्ज की वजह से कोई एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो हम क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, सिलिंड्रिकल इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और मान लीजिए
ये जो सरफेस जो है इसका एरिया जो है, ये अंदर जो एरिया बचा ये एरिया है ds, ये एरिया और ये एरिया सेम है सारा। अब आपको पता है कि यहां से P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है A, तो इस पूरे एरिया से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? अगर P पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइंस E निकल रही है तो इससे कुल कितनी लाइंस निकलेंगी? तो आप लिखेंगे E इंटू ds, उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो आप लिखते थे यहाँ पे d5, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? E डॉट ds। यहाँ पे यहां से नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो फ्लक्स इसी तरफ सरफेस से निकलेगा, यहाँ से, ये सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहीं से निकलेगा। तो फ्लक्स का फार्मूला आ गया E डॉट ds। अच्छा, एक तो ये फार्मूला था फ्लक्स का। दूसरा, आप गॉसेस थ्योरम पढ़ते हैं, गॉसेस थ्योरम में बोला कि ये जो फ्लक्स निकलता है ये d5 इज इक्वल टू, ये जो फ्लक्स निकलता है दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा था 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एनक्लोज्ड। अंदर कितना चार्ज है? तो मान लीजिए इस हिस्से में चार्ज है dq, तो आप क्या लिखेंगे? dq। ये नंबर 2 आ गया। तो दोनों फ्लक्स सेम है तो ये दोनों सेम होंगे, तो आप यहां से लिखेंगे EDS इज इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EDS इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब dq किसके बराबर होगा? तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो चार्ज यहाँ पे dq है, सरफेस है ds, तो चार्ज डेंसिटी आप लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। यहां से dq आपके पास आ गया, dq क्या आ गया? सिग्मा ds। वैल्यू भर दीजिए तो आपके पास है EDS इज इक्वल टू dq की जगह लिखेंगे सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही तो हमने प्रूव करना था। हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी कंडक्टर है उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर उसकी हमें डेंसिटी पता है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होते हैं ये डाइलेक्ट्रिक्स? हमें पता है ऐसे मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो उनके जो एटम है वो इस तरह से होंगे। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर इस तरह से हमारे पास कोई एटम है जिसके सेंटर में पॉजिटिव और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उसके ऊपर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर कहाँ आएगा? इधर आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी कहाँ आएगा? इधर आएगा। अगर ये मैं सर्कल लूं तो सर्कल, बड़े वाले सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? बीच में। और ये छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज के सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? बीच में। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कंसाइड कर रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे इनको? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन बनती है अ डाइलेक्ट्रिक इन द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो, आपस में कोइंसाइड कर रही है, जुड़ रही है, उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरे आते हैं आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर क्या होंगे? ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके एटम का मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इस साइड है और नेगेटिव चार्ज सारा जो है वैसे से फैला हुआ है, इधर इधर फैला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे ही होगा, सर्कल है इसका सेंटर यहाँ, इस पूरे का सेंटर कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर वो आपस में कंसाइड नहीं कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, दूर दूर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है, तो इनको आप बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल है अमोनिया, HCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पढ़े हुए हैं। और एक और चीज कि जब देखिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, नेगेटिव चार्ज का मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में थोड़ा
दूर रखे होते हैं तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं, और जब डाइपोल बोलते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका मतलब ये अमोनिया, HCl, H2O, CO2 ये क्या है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है और इनका डाइपोल मोमेंट होता है। वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है, वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है 6 × 10⁻⁻28 कूलम मीटर। ये डाइपोल मोमेंट है किसका, वाटर का। किनका, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इनको। हमारी डेफिनेशन बनती है पोलर डाइलेक्ट्रिक की, ये हमने पढ़ा पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट होता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या हुआ, अ डाइलेक्ट्रिक हुज मॉलिक्यूल्स पोसेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है लेकिन तब भी इनका अपना डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनी, अ डाइलेक्ट्रिक हुज मॉलिक्यूल डू नॉट पोसेस, ये पोसेस लिखा लिखा है, डू नॉट पोसेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट in the absence of external electric field is called non-polar dielectrics। नेक्स्ट टॉपिक है साथ में कि पोलराइजेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक नॉन पोलर एटम है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों का सेंटर ही सेम है, इट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो आप, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, ये आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इसका मतलब इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉजिटिव को धक्का देगा। तो ये जो एटम आपको बिल्कुल गोल नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा अंडाकार हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, पॉजिटिव को धक्का लगेगा इस साइड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज सारा जो है वो लगभग इस साइड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे थे कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रहा था, तो आपने ये बोला था ये नॉन पोलर है। लेकिन जब आप बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से क्या हुआ कि इसका पॉजिटिव चार्ज आगे को डिस्प्लेस हो गया और नेगेटिव चार्ज सारा इस साइड आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे कहीं अलग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पैदा हो गया, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पैदा हो गया। तो ये जो स्ट्रेचिंग होती है, ये एटम स्ट्रेच हो गया, खिंच गया, तो ये स्ट्रेचिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एटम ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कि जब भी आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो और उसकी वजह से एटम स्ट्रेच हो जाता है और उसका पॉजिटिव जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, आपस में अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको आप बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या बनी, द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम, ये जो डाइलेक्ट्रिक एटम है इसकी स्ट्रेचिंग होना, कब, कैसे, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, चार्ज डिस्प्लेस्ड हो गए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज सारा इधर आ गया, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैज एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन K इज इक्वल टू 1 प्लस काई E। ये 1 प्लस काई, ये क्या चीज होती है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E नोड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो एटम होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जैसे वो स्ट्रेच होंगे, तो जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो उसके एटम जो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो ये एटम स्ट्रेच हो गए तो उसके एक साइड नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सभी एटम का नेगेटिव चार्ज इस साइड आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव इस साइड, और ये नेगेटिव प्लेट है तो सभी एटम का पॉजिटिव चार्ज इस साइड राइट साइड आ जाएगा। आप ध्यान से देखें इसको, फिगर को, तो नोट करेंगे कि ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। अगर मैं ये ऐसे लाइन खींच दूं यहाँ पे, ये ऐसे करके, ये ऐसे 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 ये लाइन खींच दी, तो आप नोट करेंगे कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज बच जाएगा बाहर की तरफ और यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा बाहर की तरफ, जिसको आप बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज।
अंदर चार्ज कैंसिल हो गया, यहां जो पॉजिटिव चार्ज बचा सरफेस पे और यहां जो नेगेटिव चार्ज बचा इसके सरफेस पे, उसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अब हमारे पास ये जो फिगर बना, जरा इसको फिर से ध्यान से देखें आप, ये कैसे बनेगा। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, उसकी वजह से अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पर साइड में इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम दे दिया ईपी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर करेगी, यहाँ निकलेगी, ये बाहर वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अंदर एंटर करेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो है वो उसको क्या करेगी, कैंसिल करने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो हमने अप्लाई की थी उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ई से। तो ई किसके बराबर आएगा, आपने कितनी अप्लाई की, ई नॉट, ये कितना कैंसिल कर रहा है, माइनस ई पी, यानी ई नोड इधर है, ई पी साइड है, ई पी इसको कैंसिल कर रही है, कम कर रही है, कितना कम कर रही है, तो ई नोड माइनस ई पी, इसको लिखा मैंने ई। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इसमें एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो आपने अप्लाइड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई नॉट, और जो रिड्यूस्ड हुई बाद में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी ई नॉट, इसकी वजह से पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई उसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। कितना कम किया, ई, इतना आया। तो ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको अगर डिवाइड करें आप रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बोलते हैं आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। काई क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। काई जो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इसके बीच में ये रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इक्वेशन है, ये देखिए, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। अब यहां से ई पी को उठा के उस तरफ ले जाते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, E प्लस ई पी इज इक्वल टू ई नॉट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई पी। फिर आप इसको लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई पी को लिख सकते हैं आप सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसे दी जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था हमने। तो यहां पे मैंने ई की जगह ई पी लिख दिया, तो मैंने सिग्मा की जगह सिग्मा पी लिख दिया, तो ये ई पी की जगह सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने लिखा ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस सिग्मा पी की जो वैल्यू है वो लिखते हैं काई एप्सिलॉन नॉट ई। सिग्मा पी की वैल्यू जो है वो काई एप्सिलॉन नॉट ई होती है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस काई और साथ में ई। अब आप यहां से ई कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास है ई नॉट इज इक्वल टू तो ये ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस काई ई। फिर आपने यहां से ई कॉमन निकाल लिया, तो ई आपके पास है ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ई को उठा के नीचे ले आए, तो आपके पास है ई नॉट डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो ई नॉट अपॉन ई किसके बराबर है, के के बराबर, तो आप यहां लिख सकते हो के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, या आपके पास कोई कंडक्टर है जिसको आप चार्ज सप्लाई करते हो, पॉजिटिव चार्ज देते हो उसको,
इसके पास ऐड होता चला जाता है। कितना लेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आप पानी डालिए, तो पानी डालते रहेंगे स्टोर करता जाएगा। एक टाइम आएगा कि अब पानी ओवरफ्लो होने शुरू हो जाएगा, आप इसके ऊपर जितना पानी डालोगे बाहर निकल जाएगा। तो इसकी कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कब, जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज देते हो। यहाँ तो पानी दिया ना ग्लास में, तो ग्लास में इसकी कैपेसिटी है ग्लास की, कितना है पानी स्टोर कर सकता है। उसी तरह से किसी कंडक्टर में कितनी कैपेसिटी है किसी चार्ज को स्टोर करने की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो हमने क्या नोट किया कि मान लीजिए मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, तो जैसे मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे मैं चार्ज देता जाऊंगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, इसकी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी। तो हमने बोला कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि Q इंक्रीज करेंगे जैसे चार्ज देते जाएंगे, V बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Q इज इक्वल टू CV। ये C जो है दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये C जो है कैपेसिटेंस बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां से C जो है इसको निकालूं तो C किसके बराबर आएगा, V इसके नीचे आ गया Q अपॉन V। तो एक हमारे पास फार्मूला बन गया कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। आपने कितना चार्ज दिया और कितना पोटेंशियल इंक्रीज किया, इन दोनों का रेशो जो है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी बॉडी को आपने कितना चार्ज दिया और उसकी वोल्टेज कितनी बढ़ी, उन दोनों का रेशो जो है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेराड, और चार्ज का यूनिट होता है आपको पता है कूलम, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो आप लिख सकते हैं कि 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम 1 वोल्ट, विच इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। तो 1 फेराड किसके बराबर हुआ, 1 फेराड हुआ आपके पास 1 कूलम पर वोल्ट। तो आप बोलेंगे कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, 1 फेराड है। कब, अगर आप उसमें 1 कूलम चार्ज देते हैं और उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाता है, 1 वोल्ट। मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है और इसकी वोल्टेज थी 10 वोल्ट। आपने यहां से 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया और इसकी वोल्टेज होगी 11 वोल्ट। तो आपने नोट किया कि 1 कूलम चार्ज देने से इसकी वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाती है, 10 से 11 हो जाती है। तो इसका मतलब इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी हुई, 1 फेराड। तो यहां से हमने बोला कि 1 फेराड क्या होता है, 1 फेराड इज सेड टू हैव ए कैपेसिटेंस, a conductor is said to have capacitance of 1 farad if 1 coulomb charge raises its electric potential through 1 volt। अगर आप किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देते हो और उसकी वोल्टेज में 1 वोल्ट का इजाफा होता है, 1 वोल्ट उसकी बढ़ जाती है, 10 से 11 वोल्ट, 1 वोल्ट बढ़ गई, तो आप बोलेंगे उसकी कैपेसिटी 1 फेराड है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, C इक्वल टू, यहां से देखते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, आपको पता है चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पढ़ा आपने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां देखें करंट इनटू टाइम, और ये वर्क जो है इसको मैंने ऐसे रहने दिया, और चार्ज का यूनिट फिर से करंट इनटू टाइम ये लिख दिया, ये ऊपर चला गया। तो आपके पास कैपेसिटेंस का क्या बना, ये IT आ गया I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W। IT ऊपर चला गया तो IT मल्टीप्लाई करके ऐसे आ गया। आपके पास देखेंगे करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो करंट की जगह लिखेंगे एम्पियर का स्क्वायर। टाइम को आप लेते हैं T से लिखते हैं तो T का स्क्वायर, और वर्क का डायमेंशन फार्मूला आपने निकाला था ML2 T रेज टू पावर -2। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ। तो सबसे पहले m को ऊपर लेके जाएंगे तो m के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है तो ऊपर लिखेंगे तो m की पावर -1। l को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, l की पावर, यहाँ l है ही नहीं, ऊपर जाएगा तो l की पावर -2। t ऊपर लेके जाओ तो t की पावर कितनी है, ये -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगी, 2 और 2 ऐड हो जाएंगे 4 हो जाएगी। a पहले से लिखा ऊपर a की पावर 2। तो ये दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। और ये जो हमने यूनिट पढ़ा फेराड के बारे में, 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, तो फेराड से छोटे यूनिट भी होते हैं, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रो फेराड, 1 पिको फेराड, ऐसे करके 1 माइक्रो जब भी कहीं आएगा वहां पे आपने लिखना है 10 रेज़ टू पावर -6, जहां पे माइक्रो आएगा वहां पे 10 रेज़ टू पावर -6, साथ में f लिख दीजिए। तो 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 फेराड। उसी तरह से 1 पिको फेराड, जहां पिको आएगा, पिको को लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर -12 फेराड। तो 1 माइक्रो होगा 10 रेज़ टू पावर -6 फेराड, और 1 पिको फेराड होता है 10 रेज़ टू पावर
12 फैराड। दीज आर द यूनिट। ये प्रैक्टिकल यूनिट है जिनमें हम न्यूमेरिकल्स भी इनके इस्तेमाल करेंगे।